हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी एंड यांत्रिक, ये तीनों के लिए दोस्तों जो आपका साइंस से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चैनल में सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन को, और जो भी प्रैक्टिस सेट के थ्रू यहाँ पे आपको तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नेविक, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक, ये तीनों के लिए जो प्रैक्टिस से स्पेशल जो है साइंस के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपका टॉप 20 क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन में दोस्तों आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं? दोस्तों आप जरूर 18 से 19 क्वेश्चन आप जरूर करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपका बताना है प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बताना है दोस्तों द अटेन्यूएस इन ऑप्टिकल फाइबर इन मेनली ड्यू टू, तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसका जो ऑप्शन दिया गया है अवशोषण, प्रकीर्णन, ना अवशोषण और ना ही प्रकीर्णन, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों दोनों ए एंड बी। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का, तो अगर दोस्तों करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, जो कि दोस्तों आपका अवशोषण है, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन है, जो कि आपका प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला नेक्स्ट है दोस्तों एक AMU के बराबर द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा आपको बताना है। ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास इक्वल टू AMU, यानी दोस्तों AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन है दोस्तों 300, यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों आपका 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दोस्तों आपका 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या दोस्तों 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका दिख रहा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक AMU के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा यहाँ पे बताना है कैथोड किरणें दृश्य प्रकाश किरणों के समान होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है दोस्तों आपका ये दोनों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है, या दोस्तों आपका ये दोनों में निश्चित परिणाम की तरंग दैर्ध्य होती है, या दोस्तों आपका ये दोनों गैस से गुजरने पर उसे अनियत कर देती है, या दोस्तों ये दोनों फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर दोस्तों ये चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कैथोड किरणें दृश्य प्रकाश किरणों के समान होती है, इसका कारण आपको बता देना है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि ये दोनों फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती है, यानी दे बोथ कैन एक्सपोज ए फोटोग्राफिक फ्लैट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों परमाणु की अमाप साइज की कोटि क्या है, यानी दोस्तों द साइज ऑफ एन एटम ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन है 10 टू दी पावर -8, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर, और दोस्तों 10 की पावर -14 मीटर। तो यहाँ बताना है दोस्तों जो एटम का जो साइज होता है वो कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है कि 10 टू दी पावर -10 मीटर जो दोस्तों आपका एक आइटम का साइज होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि की बीमा ऊर्जा की बीमा के समान होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपका पावर, फोर्स, मोमेंटम एंड वर्क। ठीक है, तो आपको बता देना दोस्तों कि इनमें से कौन सा बीमा यानी डायमेंशन है जो ऊर्जा के यानी सेम होता है, समान होता है। ठीक है, तो अगर करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्य है, जो कि आपका ऊर्जा यानी एनर्जी और जो है वर्क, ये दोनों का जो है डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। ठीक है, वो क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, चलिए अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता समीकरण दिया गया v = 20 + 0.1 t² द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो पिंड की गतिशील आपको बताना है। ठीक है, यानी दोस्तों कोई भी पिंड है, ठीक है,
एक पिंड को जो समय आपका दिया गया है ये, ठीक है, v बराबर 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर दिया गया है, तो उसका जो गतिशील, जो पिंड का जो गतिशील होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है एक समान त्वरण से, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या दोस्तों आपका जीरो एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर का, तो दोस्तों आपका जो एक पिंड का जो समय दिया गया है उसका जो गतिशील जो है, गतिशील जो पिंड का जो गतिशील होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर एक समान होगा, यानी देख यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक समान त्वरण से जो कि आपका गतिशील होगा, ठीक है, यानी आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान एम की गेंद भी चाल से एक दीवार से लंबवती टकराती है तथा उसी प्रकार का जो लंबवत वापस लौटती है, तो दोस्तों यहाँ पे दीवार के साथ गेंद का संपर्क जो है वो टी समय है, तो गेंद की जो गेंद द्वारा जो दीवार पर आरोपित बल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका 2mv/t, mv/t, mvt एंड दोस्तों mv/2t, ठीक है। तो ये चारों में से आपको बता देना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हम डायरेक्टली बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दोस्तों 2mv/t आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों m1 द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि दोस्तों आपका v वेग से आपका गतिमान है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपका जो सेकेंड द्रव्यमान है यानी m2 जो है वो अन्य स्थिर वस्तु से टकराती है, यह एक दूसरे में धंस जाती है, संघट बिंदु पर इसका निकाय का वेग क्या होगा, ठीक है। यानी दोस्तों जो m1 द्रव्यमान है, ठीक है, m1 द्रव्यमान है और एक m2 द्रव्यमान है, ठीक है। जो m1 द्रव्यमान है दोस्तों वो v वेग से आपका गतिशील है, ठीक है, यानी कोई भी वेग से आप जा रहा है m1, और m2 जो है वो स्थिर वस्तु से टकरा जाता है, ठीक है, m1 m2 से आपका टकरा जाता है, ठीक है। तो उसकी जो एक दूसरे का जो धंसी जाती है उसका संगठन निकाय बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों आप देख सकते हैं इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, घटेगा परंतु शून्य नहीं होगा यानी डिक्रीज बट डज नॉट बिकम जीरो, एंड दोस्तों रिमेन सेम यानी समान रहेगा, शून्य हो जाएगा यानी बिकम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का, तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे मास सेम, यहाँ पे मास डिफरेंट रहता, ठीक है, यानी मास डिफरेंट है m1 एंड m2, ठीक है, यानी मास डिफरेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी घटेगा परंतु शून्य नहीं होगा, ठीक है, यानी डिक्रीज बट डज नॉट बिकम जीरो होगा, ठीक है। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर m1 और ये दोनों मास एकदम सेम रहता, ठीक है, m1 और m2 अगर सेम रहता यानी गतिशील रहता दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाता है, शून्य हो जाएगा यानी बिकम जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करते हैं फाइनली, अगर दोनों का मास सेम रहता, ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर शून्य हो जाता, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मास डिफरेंट है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, घटेगा परंतु शून्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्टली की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटेगा परंतु शून्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम किस पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का, तो दोस्तों जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित होता है केपलर का द्वितीय नियम, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक चिंपांजी किसी झूले पर बैठा हुआ झूल रहा है, तो यह अचानक झूले पर खड़ा हो जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। कोई भी व्यक्ति अगर झूले पर झूल रहा है, ठीक है, वो अचानक अपने झूले पर खड़ा हो जाएगा, तो उसका जो है टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अगर बात करें तो दोस्तों आपका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है यानी आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो t = 2π√L/g होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √ यहाँ पे L का, ठीक है, यानी दोस्तों लंबाई बढ़ेगा तो आपका आवर्तकाल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों लंबाई को आप घटाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आवर्तकाल भी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
पहले एक चिंपांजी झूले पर बैठकर झूल रहा था, ठीक है। तो यानी बैठा हुआ था तो उसका लंबाई जो था दोस्तों वो आपका घटा हुआ था, तो इसका आवर्तकाल भी घटा होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चिंपांजी वो खड़ा होकर झूल रहा है, ठीक है, यानी इसका जो चिंपांजी का जो है लंबाई वो है बढ़ गया, ठीक है। तो लंबाई बढ़ गया तो आपका जो टाइम पीरियड भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है दोस्तों, ये रिलेशन आपको फॉलो कर रहा है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल, ठीक है। तो अगर दोस्तों लंबाई बढ़ाइएगा तो टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा, टाइम पीरियड अगर लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी घटेगा। टाइम को आप देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर टाइम बढ़ाते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों आप यहाँ पे लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया एक द्रव ठोस को पूर्ण रूप से भिगोता है, पर्याप्त लंबाई की कैश नली में द्रव्यमान चंद्र तल क्या होगा, ठीक है। यानी दोस्तों ए लिक्विड वेट्स ए सॉलिड कंप्लीटली द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इन ए सफिशिएंटली लॉन्ग ट्यूब इज। ऑप्शन है समतल यानी फ्लैट, अवतल यानी कनकेव, उत्तल यानी कन्वेक्स, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, ठीक है। एक ठोस को पूर्ण रूप से भिगोता है तो पर्याप्त जो लंबाई के द्रव में चंद्र तल क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका कन्वेक्स हो जाएगा, जो कि आपका कॉनकेव हो जाएगा, जो कि अवतल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात वायु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो रुद्रोष्म और समतापीय यानी पीवी वर्कों का काट बिंदु पर प्रवणता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दोस्तों, तो आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका यहाँ पे गामा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न क्या होता है, यानी द इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। अगर दोस्तों बात करते हैं विद्युत आवेश की एक समान गति हो रही है तो उससे क्या उत्पन्न होगा, ठीक है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड, और ऑप्शन सी में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होगा। ऑप्शन डी में दोस्तों ना ही दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि दोस्तों आपका विद्युत आवेश एक समान गति से विद्युत आवेश जो है एक गति इलेक्ट्रिक चार्ज है जो दोस्तों एक समान यानी यूनिफॉर्म मोशन से आपका गति कर रही है, ठीक है। तो उसमें जो उत्पन्न होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की विमा बताना है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। आपको आंसर देख लेना है और बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी MT(L-2) यहाँ पे आपको देख लेना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका MT-2A-1 ठीक है, जो कि आपका कौन सी का है मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, एक लंबे चुंबक को दो भागों में इस प्रकार तोड़ा जाता है कि उनकी लंबाई का अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दोनों भागों का जो ध्रुव जो कि आपका प्राबल्य होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका इक्वल होगा, ठीक है। दोनों चुंबकों का जो है यहाँ ध्रुव प्रबलय जो होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी एसी स्रोत द्वारा परिपथ की दी गई शक्ति का अधिकतम क्या होगा जब। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टाइप मिस्टिंग हुआ है, ठीक है, जो कि आपका जहाँ पे आपको ओ दिख रहा है वहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका ओ दिख रहा है वहाँ पे आप ओमेगा मानना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं किसी एसी स्रोत द्वारा परिपथ की दी गई शक्ति का अधिकतम मान क्या होगा, पावर डिलीवर बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम मैक्सिमम व्हेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यानी ओमेगा एल इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा आपका 1/ωc हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ से बात करना है आपको बताना है प्रतिरोध की बीमा सूत्र क्या होगा, यानी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों M1 L2 T-3 A-2 आपका जो है
प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सोलर सेल कन्वर्ट डॉलर एनर्जी इन विच एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, या दोनों में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों में चेंज करता है, या दोस्तों आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ओनली दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक चार्ज में ये जो है आपका सोलर सेल यहाँ पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाने वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कॉल्ड प्लैनेट सर्कुलेटिंग अराउंड मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका ग्रह यानी प्लैनेट, ऑप्शन बी है चंद्रमा यानी मून, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड, और दोस्तों आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 20 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह है जो कि आपका मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्र लगाने वाले को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यानी एस्टेरॉयड कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे थे इस वीडियो को और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे थे वो जाके टेलीग्राम में अपना पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का, तो जाके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो आप जो भी कैंडिडेट पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं यानी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जाके टेलीग्राम में अवश्य जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बाद मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।